हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। वो इंटरनेशनल अफेयर्स को कितना नजदीक से देखते हैं वो आप अब तक बहुत से प्रोग्राम्स देख करके समझ चुके होंगे। एक कम से कम दो पीढ़ियां देख चुकी हैं सईद नकवी साहब का काम। उन्होंने 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। एक जमाने में जब टेलीविजन सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, उसमें हर संडे, मुझे याद है अपने नौजवानी का वो वक्त, जब हर संडे को किसी नए मुल्क में नकवी साहब नजर आते थे। सईद नकवी साहब हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आज जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि क्या ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। चूंकि एक इशारा वहां के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर कमाल खर्राजी, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने पिछले दिनों दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ये कुव्वत और सलाहियत मौजूद है, लेकिन ऐसा फैसला नहीं किया गया है। सईद नकवी साहब अब से पहले कह चुके हैं कि हो सकता है कि ईरान ये न्यूक्लियर हथियार बना ले। इससे कमाल खर्राजी का बयान से पहले ही सईद नकवी साहब एक इंटरव्यू में हमारे साथ ये बात कह चुके हैं। इसके अलावा यमन हूथी, जहां पिछले तकरीबन 2 महीने से कुछ ज्यादा मुद्दत हुई है, वहां सीज फायर चल रहा है। बाकायदा बार बार ये शिकायतें की जा रही हैं यमन की तरफ से, हूथियों की तरफ से, कि सऊदी अरब उसका वायलेशन बार बार कर रहा है। अब वहां क्या कुछ होने वाला है, वो अब और ताकतवर होते जा रहे हैं। सीज फायर होगा नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये एक इशू है। इसके अलावा जो बाइडन मिडिल ईस्ट का दौरा करके गए हैं, उसके बारे में सईद नकवी साहब की क्या राय है, ये भी हम जानेंगे। और कुछ अरब मुल्कों का ईरान की तरफ झुकाव, पिछले दिनों बिल्कुल उसके बरखिलाफ, जो बाइडन जो कुछ करना चाहते थे उसके बरखिलाफ ऐसा हुआ है। तो ये बहुत ही अहम इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपने कमाल खर्राजी का, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उस जमाने में इंटरव्यू किया था। आपने उनके जहन को पढ़ा होगा, समझा होगा। वो शख्स आज ये कह रहा है कि ईरान इस हालत में पहुंच चुका है कि अगर चाहे तो न्यूक्लियर बम बना सकता है। आप अब किस तरह से उसको असेस कर रहे हैं? कमाल खराजी उन लोगों में से हैं जो कि आयात इनके अली अकबर वलायती, जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि सुप्रीम लीडर के फॉरेन अफेयर्स में एडवाइजर हैं, यानी वो एक सुपर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बहुत करीब है। यानी ये जो सुप्रीम लीडर के चारों तरफ की टीम है, उसमें ये बहुत करीब है। हालांकि रईसी साहब भी उन्हीं के करीब के लोग माने जाते हैं, लेकिन इनका ये बयान अलग हटके दे देना, ताकि रईसी साहब को सवाल चीमे गोइयां ना हो जब वो पुतिन से और एर्दोगान से मिल रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने एक ये शगुफा छोड़ दिया। क्या अल जजीरा से इंटरव्यू हुआ। देखिए, ये इंटरव्यूज जो टेलीविजन पे हमारे सामईन, आपके व्यूअर्स देखते हैं, इनमें कुछ तो हम और आप तय करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि स्टेट्स तय करती हैं। मसलन कि भाई अल जजीरा वालों से पूछो क्या वो कमाल खराजी का इंटरव्यू करेंगे, यानी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कमाल खराजी ने क्या कहा? उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा कि साहब, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते, ये हमारी पॉलिसी है, लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी और वो टेक्नोलॉजी है कि एक वी आर अ स्विच अवे फ्रॉम अ न्यूक्लियर बम। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने कहा, इसको आप समझ लीजिए, अक्लमंद को इशारा काफी है। इसका मतलब ये, उन्होंने मतलब भी इलेबोरेट करके बताया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि कभी कभी द एबिलिटी, हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट हैं ये, और लेकिन हम न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, क्योंकि हमने सबसे कह रखा है कि भाई आपसे अभी टॉक्स की, अभी अभी वो अगर आप करना चाहें
हम राजी हैं, लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी है और हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड उस हद तक हो चुके हैं कि यूं हम अब ऐसे करें तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। ये कहने का मतलब क्या है आपका? उनका ये कहने का मतलब ये है कि अक्सर थ्रेशोल्ड होना और ये कैपेसिटी डिक्लेयर होना अपने पास कि हम जब चाहें 24 घंटे 48 घंटे में बम तैयार कर सकते हैं, ये इटसेल्फ एक डिटेरेंस का काम करता है। यानी ये ना समझिए कि आपने अगर हमको दाएं मारा तो हम बाएं तरफ ये 24 घंटे में तैयार नहीं कर लेंगे, ये मतलब है। यानी डिटेरेंस का काम ये अनाउंसमेंट करेगा। ये इसका बहुत ही ज़हानत के साथ फ्रेम किया हुआ, सोच समझ के स्टेटमेंट है कि हम न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, हम न्यूक्लियर स्टेट नहीं होना चाहते, लेकिन हमारे पास ये कैपेसिटी है और हम थ्रेशोल्ड यकीनन है, और थ्रेशोल्ड होना डिटेरेंस होता है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने हमको कहीं किसी कोहनी पे अगर मारा तो हमारा तलवा जो है वो तैयार कर सकता है बम। ये ये बहुत ही अहम है। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि आयतुल्लाह खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, जो वहां की हुकूमत के सरपरस्त के तौर पर समझे जाते हैं और मजहबी रहनुमा हैं, उनकी पूरी दुनिया में फॉलोइंग है। उन्होंने ये बात साफ कह रखी है कि न्यूक्लियर बम या कोई भी ऐसा हथियार जिससे बेगुनाह बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हों, वो बनाना या रखना दोनों हराम है। और लेकिन एक बात मैं और याद दिला दूं कि जिस वक्त पिछली सरकार, रूहानी की सरकार, न्यूक्लियर डील पर बात कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि जिनसे आप बात कर रहे हो उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप फिर भी बात करना चाहो तो करो। यानी उन्होंने अपनी ओपिनियन सरकार से जरा हट के रखी थी। जी नकवी साहब, अब ये बताइए कि जिस तरह से जो बाइडेन का दौरा हुआ, उसमें जी कुछ खास चीजें डिस्कस की जा रही थी। जो बाइडेन के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे असेस करेंगे, क्योंकि उसी वक्त कुछ देखिए, अब उसमें बहुत सी चीजें मुबहम हैं, बहुत सी चीजें आया हैं और सामने। वो ये चाहते थे कि जीसीसी की कंट्रीज और इजराइल अमेरिका के मातहत एक एक मिलिट्री अलायंस बनाए इसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। जब वो उतरे इजराइल में तो वहां के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इसको बहुत आगे बढ़ के बढ़ाया। लेकिन अब कौन शख्स है हमारे देहात में जैसे कहते थे, भैया की कोई सुनता नहीं। तो अब भैया की कोई सुनता नहीं, यानी इससे पहले कि वो ये आया वहां से आ गया अम्मान से 2 स्टेटमेंट्स आ गए कि साहब हम किसी भी इस किस्म की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि जो कि एक मुल्क को टारगेट करे, बल्कि हम ईरान से दोस्ती चाहते हैं। फिर उसके बाद यही यूएई ने कह दिया। यानी आपका वो मंसूबा एक बहुत बड़ी बात है साहब कि आप अनाउंस करके आए हैं कि हमें आपके डिप्लोमेट्स ने आपको बताया होगा। उन्होंने आपको क्या बताया? यानी उनको उन्होंने टटोल के आपको बताया होगा कि आप जा रहे हैं, आपको कुछ मिलेगा कि नहीं। यानी मुझे याद है जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ पाकिस्तान गया था, वो जो बस जर्नी थी, तो उसमें वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि तैयारी नहीं थी। खुद अटल जी के ब्यूरोक्रेट्स नहीं, दिल में नहीं माने हुए थे कि नहीं होगा भाई। तो वहां तैयारी नहीं हुई, नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी वो कहानी अलग है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। बहरहाल वैसे ही यहाँ है कि भाई आपके डिप्लोमेट्स हैं, आपकी एम्बेसीज हैं, उनके रसूख हैं, उनके ताल्लुकात हैं, आपके सीआईए है। आपको किसी ने नहीं बताया था कि ये लोग कोई तैयार नहीं है इस, और आप अनाउंस करके आ गए और यहाँ पे आके बिल्कुल आप कोई खबर है नहीं, आपकी दिख गई सबको कि कोई तैयार नहीं। एक तो ये है, लेकिन सब कुछ लूज नहीं किया उन्होंने। जैसे कि ये जो है अपने बिन हफ्तूर,
जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इसके यमन के, देखिए जिस पे चोट लगती है वो उसका पर्सपेक्टिव दूसरा होता है कि आप यहां आए और आपसे दुनिया में लोगों ने ये कह दिया कि ये कामयाब गए, और नहीं, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये नाकामयाब गए। यमन वाला ये कह रहा है कि आपको ये गलत फहमी है, ये कामयाब गए हैं, 13 अग्रीमेंट्स हुए हैं इनके, और ये नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही क्योंकि हम यहां देख रहे हैं। और ये जो ये बाबल मंडप और ये रेड सी, इस पे हमारे अलावा इनको हम जाने नहीं देंगे कि इसको इस पे जाके ये कब्जा करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे हमारे ऊपर इनके अटैक्स होते हैं, उनका हम जवाबी हमला देंगे। तो यानी एक अभी मामला उनका सऊदीज का अनरिजॉल्व रखा हुआ है, जो कि उनको परेशान करता रहेगा जब तक कि वो अपना अमामा उतार के, टोपी उतार के न रख दें कि भाई अब खत्म करो। समझे? ये है हालत वहां। तो एक तरफ तो ये कि नाकामयाब क्योंकि वो अग्रीमेंट नहीं हो पाया, दूसरी तरफ ये कामयाब क्योंकि 13 अग्रीमेंट हुए आफ्टर ऑल। अब वो क्या है एमओयू वो हम नहीं जानते, लेकिन नाकामयाबी की एक अलामत ये है कि जितने भी ममालिक हैं उन सबके रिश्ते अब कायम हो चुके हैं। तो गोया जब वहां पे समिट हुई पुतिन, अर्दोगान और रईसी की, प्रेसिडेंट रईसी की, तो ये सब तैयार हो चुका था। यानी बल्कि हारिस, देखिए ये होता है एक इंडिपेंडेंट अखबार, वो ज़ायनिस्ट अखबार है, वो इजरायली स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यू रखता है। वो ही हिंदुस्तान को भी चाहिए हर तरह से। यहाँ पे कुछ ऐसे हों अखबार, तो खासकर फॉरेन अफेयर्स पे तो कोई कहने वाला ही नहीं, माफ करें आप। तो हारेट्स ने ये कहा कि बाइडेन की विजिट कितनी कामयाब होगी और कितनी नाकामयाब होगी, ये डिटरमिन करेंगे अयातुल्लाह खामेनी। यानी वो जो, अब आप देखिए कि इजराइल का एक बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका इस तरह से देख रहा है, उनके जो लीडरान मिल्लत है उनको तो छोड़िए, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल तबका इसको यूं देख रहा है। तो अब वहां मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में आपने देख ही लिया कि नॉर्दर्न सीरिया में कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, सीरिया, रूस, सीरिया, ईरान, ये एक समझौता है। रूस, एर्दोगान, ईरान, ये एक समझौता है और इसका उससे ताल्लुक है पहले वाले से। तो गोया बहुत सी चीजें उसमें साथ साथ आगे की बात ये लग रही है, क्योंकि मैं आपसे कहता आया हूं कि अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर चुकी है तकरीबन। बल्कि यही हेडलाइन थी वहां के अखबारों की जब ये मीटिंग हुई है तीनों की तेहरान में। क्या अब वेलकम वेलकम, गुड बाय बाइडन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये हेडलाइन मैंने देखी वहीं के अखबारों में। अब उसमें क्या है कि एक चीज जो प्रोमोट की जा रही है, जैसे शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल एक एक तंजीम है जिसमें कि ईरान को ले लिया गया। अब बात ये चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये चल देखिए ब्रिक्स में भी आ जाएं। ब्रिक्स का क्या मतलब हुआ? ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, ये इंडिया, रशिया, आर से हुआ, रशिया, हाँ, रशिया, रशिया, इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के गोया। ब्रिक्स क्या चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और ब्रिक्स के में अब ले लिया जाए ईरान को भी, तो देखिए
कई मुल्कों के ऊपर मेरे ख्याल में इवेंचुअली नाइजीरिया ऐसे मुल्क को भी लेना पड़ेगा उसको आखिर में। और अगर अपनी सुध बुध सही हो जाए, यहाँ पे ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप हट जाए इजिप्ट से, तो इजिप्ट भी एक कैंडिडेट बन सकता है इसके लिए, इस किस्म की तंजीम के लिए। देखिए हो क्या रहा है, जब हेनरी किसिंजर ने 72 में 72 में जब ये गए चीन, वहां पे इन्होंने एक गोया एक क्लीवेज पैदा करने की कोशिश की। जो झगड़ा चल रहा था बॉर्डर के ऊपर और आइडियोलॉजिकल माओ में और रूस में, उसमें इन्होंने दखल दिया और बजाय बाइलैटरल जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसमें कि मॉस्को और वॉशिंगटन, उसमें इन्होंने एक ट्राइलैटरल एलिमेंट डाल दिया, यानी बेइजिंग, मॉस्को, वॉशिंगटन, और उसमें बीच पे इन्होंने जापान और यूरोप को भी रखा। तो ट्रायंगुलर खास था और पेंटागोनल एक जरा सा उससे अलग हटके बड़ी चीज थी वो। उसके बरखिलाफ ब्रेजिंस्की, ज़्बिग्नेव ब्रेजिंस्की, जो कि वहां के बहुत बड़े थिंकर थे स्ट्रेटेजिक, अब उनका भी इंतकाल हो गया अभी हाल में, उन्होंने एक और स्कीम बनाई थी। एक और उनका कहना था रीजनल इन्फ्लुएंशियल। उनके रीजनल इन्फ्लुएंशियल्स में मसलन शाह ईरान थे, मसलन ये खित्ता था उन दिनों में, यहाँ मुरारजी देसाई की सरकार थी, श्रीलंका में जे.आर. जयवर्धन, सब प्रो वेस्ट लीडर थे, बल्कि और पाकिस्तान में जियाउल हक की थी। ये पूरा खित्ता, उसका रीजनल इन्फ्लुएंशियल ये रहा। लेकिन जैसे ही वहां रेवोल्यूशन आया इस्लामिक, ये लोग सब हट गए। वो तो हमारा दोस्त वो था, ये कहां से आ गए? अब धीरे 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 रीजनल इन्फ्लुएंशियल बना के आयातुल्ला के नए ईरान को इंटरनेशनल सिस्टम में लाया जा रहा है। ये उस सिस्टम के हम ऑलरेडी मेंबर्स हैं। अब उस सिस्टम के हम मेंबर होते हुए हम यूनिपोलर वर्ल्ड के हामी तो हो नहीं सकते, लिहाजा हमारा डिसीजन मुबहम भी है और साफ भी है। ये नकवी साहब, एक चीज जो कॉमन नजर आई इस पुतिन और बाइडेन की विजिट में, 3 नाम लिए गए दोनों के जरिए, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव में। जो बाइडेन ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट को खाली छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि यहां ईरान, चीन और रूस आ जाएगा, हम उसे ऐसा नहीं होने देना चाहते। पुतिन ने आयतुल्ला खामेनेई के साथ जो बात हुई, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि रूस, ईरान और चीन, ये तीनों मुल्क जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो ये जो आप नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात जिस तरह से अब तक करते रहे हैं, ये दोनों अपने अपने तरीके से एक खतरे के तौर पर, एक ताकत के तौर पर, दोनों अलग अलग अपनी बात कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसे थोड़ा सा और अगर आप... इसको इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त वर्ल्ड 2 कैंप्स में डिवाइडेड है, कि हम जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। ये जो एक डलेस, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आइजनहावर के, उनकी उन दिनों में उनका कहना है कि नॉन अलाइनमेंट इज ईवल, क्योंकि इज एन ईवल बिकॉज या तो आप हमारे साथ होइए या शैतान के साथ होइए। तो बिल्कुल क्लियर था। तो वो ही थिंकिंग अब आप यानी अब क्लियर हो गया है कि 2 कैंप से वो समझ रहे हैं कि 2 कैंप से, इधर का कैंप ये समझ रहा है कि नहीं, मल्टीपोलर दुनिया आ गई है, यानी इनकी तरफ वो
खाई की डिवाइड को डीपन नहीं किया जा रहा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी हेजेमनी हम ये जानते हैं कि खत्म हो रही है। तो वो हेजेमोनिक लीडरशिप जो थी वो अब ना होगी। आप भी हैं, हम भी हैं। चमन में इख्तलाफ रंगोबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, और तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। तो इस ये बन रही है बात कि भाई इख्तलाफ रंगोबू से बात बन रही है। वो चाह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी तो हम ये पहली दफा बहुत, यानी कई सैकड़ों साल के बाद ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एंग्लो सैक्सन्स की हाथ से सरक रहा है। अच्छा और अच्छा 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 नकवी साहब, थोड़ा सा उसका भी हमें ध्यान होता, कुछ चीजें हमें और आपसे बात करनी है। वो बोलिए ये कि अभी एक दो खबरें और बड़ी दिलचस्प आई हैं। बोलिए। एक इजरायली जर्नलिस्ट पहुंच गया मक्का, और जी मक्का से उसने एक वीडियो भी जारी कर दी, मक्का के मेन गेट से जाते हुए, हरम के नजदीक से गुजरते हुए। और उस पर सोशल मीडिया पर काफी कुछ कहा जा रहा है। कुछ लोग ये शक जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है सऊदी हुकूमत ने इजाजत दे दी हो। और ऐसी रिपोर्टें भी अब से पहले ऐसे मीडिया आउटलेट्स कर चुके हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, कि मक्का में यहूदियों ने प्रॉपर्टियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। तो ये जो मक्का तक जहां गैर मुस्लिम का जाना मना है, वहां एक यहूदी जर्नलिस्ट का जाना, इसे एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप इंक्विजिटिवनेस जो होती है जर्नलिस्ट के अंदर, क्या ये है या इससे आगे की कोई चीज हो सकती है? देखिए, ये महज जर्नलिस्टिक स्कूप करने के लिए एक शरारत हो सकती है, और इसका कोई दूसरे पहलू नहीं। लेकिन एक बात बड़े दिलचस्प याद आ गई, शायद मैं आपको बता चुका हूं ये, कि जब 1979 में तकरीबन उसी वक्त जबकि ईरान का रेवोल्यूशन आया, माफ करें, और उसी वक्त मक्का की मस्जिद ऑक्यूपाई कर ली थी कुछ उन लोगों ने जो कि इनकी शहनशाहियत को नहीं मानते थे, और वो साहब कई दिन तक चला। इनको खाली कराने का तरीका नहीं मालूम था। ये फ्रांसीसियों के पास गए, ये सब अमेरिकियों के पास जाहिर है गए। ये पॉइंडेक्स्टर थे उन दोनों में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके पास गए। कहा यहाँ ईरान, इनकी फ्रांस की और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस तैयार किए गए। अब साहब वो मक्के में कैसे दाखिल हों, वहां तो सिर्फ मुसलमान जाते हैं। अरे इन्होंने कलमे पढ़े। हम्म। हाँ, मैंने कहा भाई कलमा तो पढ़ा लिया, खतना तो नहीं करवा दिया कहीं, लेकिन ये कलमे पढ़ पढ़ के अंदर भेजे गए, तब जी जी जाके वो मस्जिद खाली हुई। जी यानी जी। ये भी एक दफा हो चुका है। जी जी, ये मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि जब मक्का की मेट्रो ट्रेन बन रही थी, तो उसमें चाइनीज के बारे में ये बात आई थी। एक रिपोर्ट आई थी कि 1600 चाइनीज को मुसलमान बना करके, या एक एफिडेविट बना करके उन्हें भेजा गया। मैंने अभी अरब न्यूज से एक रिपोर्ट पढ़ी 2010-11 की, कि उसमें उन्होंने बाकायदा 4 ऐसे दफ्तर बना रखे हैं मक्का के चारों तरफ आउटर एरिया में, कि वो कहने के लिए तो वो इस्लामिक दावा जिसे कहते हैं, इस्लामी प्रीचिंग फैलाने के लिए, लेकिन वो यही काम करते हैं कि जिस किसी गैर मुस्लिम को जाना है, वहां से एफिडेविट किया और आगे बढ़ा दिया, तो वो अपने काम सारे चलाते रहते हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प एक चीज हुई है। अच्छा, एक और वाकया हुआ है। जी विलियम बर्न्स जो सीआईए के जी हेड हैं, जी जी। उन्होंने अभी हाल ही में पुतिन और आयतुल्लाह खामेनेई की मुलाकात के बाद एक बात कही, कि मैं जब उनकी फोटो देखता हूं तो मुझे ये याद आता है कि मेरे इन बाल सफेद हो गए। हाँ हाँ, इन दोनों मुल्कों के साथ डिप्लोमेसी करते करते मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे बूढ़ा कर दिया इन मुल्कों ने। तो उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे देखिए, तो लतीफा है भाई। ये है कि परेशान कर रखा है यार इन लोगों ने, ये कह रहा है वो। जी वो जी कह रहा जी है यार इन्होंने परेशान कर रखा है, ये बहुत होशियार चालाक लोग हैं। और ये इनको हम, देखिए है ये कि जी ये दुनिया में जो डिविजन्स हैं, धीरे 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 ये मुझे लगता है कि कम होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है
कि थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, यानी अभी इससे ज्यादा टेंशन उस तरफ से जो लूज करने वाले हैं पावर, आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो ये सिलसिला 1-2 साल का नहीं है, ये 10-20 साल का सिलसिला है, याद रखिए। यानी यूं नहीं हो जाएगा कि एकदम से बैठे हाथ में लाया भाई ये बॉक्सिंग मैच में ये जीत गए, ऐसे तो होगा नहीं। धीरे 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 लेकिन दुनिया लेकिन आहिस्ता। लेकिन इस धीरे धीरे को जो एक्सपेडाइट करने का काम कर रहा है बजाहिर, जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और भी बहुत लोग देख रहे होंगे, जिस तरह से ईरान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, खास तौर पर ड्रोन ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये सब न सिर्फ बनाई हैं बल्कि वो टेक्नोलॉजी शेयर की है हूथियों के साथ यमन के, हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में, हमास के साथ। और अब हालत ये हो गई कि हाल के दिनों में ही इजराइल के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जब पेरिस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह को या तो रोको, कंट्रोल करो, नहीं तो 1 लाख रॉकेट उन्होंने हमारी तरफ टारगेट करके लगा रखे हैं। तो ये एक्सपेडाइट करना या स्लो करना किसी हद तक तेहरान के हाथ में भी लगता है। देखिए, ये तो उन्होंने कुव्वत उनकी अपनी, बड़े ज़हीन लोग हैं। उन्होंने भाई इतना मरता क्या ना करता। आपने जब उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया एक ज़माने में, तो उन्होंने अपने एन्क्लेव्स में बैठ के ये तय किया कि भाई हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, और उस सेल्फ सफिशिएंसी में उन्होंने ये सब किया। एक बड़ी कुव्वत बन गए हैं रीजनल, जिसको कि कोई इनकार अब नहीं कर सकता। यानी अब उनको किसी और की छत्र छाया की जरूरत, बल्कि पुतिन साहब गए हैं कि भाई हमें भी दे दो यूक्रेन के लिए कुछ ड्रोन्स। देखिए हो ये रहा। एक बात और मैं बता दूं, एक चीज जिसपे कि सबको और हमारे व्यूअर्स को नजर रखना चाहिए, वो ये है कि सारे जो हम नैरेटिव बनाते हैं उसमें एक नजर पीपल पे रखना बहुत जरूरी है। लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि यही इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। अब देखिए, लोगों की राय कुछ, सिस्टम की राय कुछ। श्रीलंका में आपने देख लिया। अच्छा, लोगों की राय कुछ, सिस्टम की राय कुछ। आपने इटली में देख लिया, वो सरकार द्रागी प्राइम मिनिस्टर बना के लाए गए थे, आईएमएफ का काम करेंगे, वो गिरा दिए गए। लोगों की राय कुछ, सिस्टम की राय। स्पाइरीजा जो बनी थी ग्रीस में, यानी उसको जनाब सिस्टम ने मार मार के। तो ये अभी हो रहा है इंग्लैंड में, यूके में क्या हो रहा है कि इस वक्त अब ये गए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको लाएं, क्योंकि जो भी होगा वो इलेक्शन अगला हारेगा डेमोक्रेट्स को, कोई इसमें कोई कोई वो दो राय नहीं है। तो अब क्या है, लोग जिसे चाहते हैं वो जरा सा लेफ्ट ऑफ सेंटर होता है। और जो बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जब ब्लैक रॉक है, यानी ब्लैक रॉक और उनके 3 हैं जो कि कोई 30 ट्रिलियन डॉलर, कैन यू बिलीव, 30 ट्रिलियन डॉलर के हेज फंड्स हैं उनके पास। ये कंपनीज जो हैं, ये जो चाहती हैं, इनसे हमारे अडानी साहब का रिश्ता है ब्लैक रॉक से। तो अब अडानी इस वक्त उन्होंने जो पोर्ट है हाइफा का, अडानी बना रहे हैं। यहाँ पे हैं श्रीलंका में, अडानी बना रहे। एक तरफ से ये भाई खुश होना चाहिए कि हमारा हमारा अपना आदमी सब जगह बना रहा है, और दूसरी तरफ इसका पहलू ये है कि ये वो सिस्टम है ग्लोबल जो कि लोगों को की आवाज को दबाता है। और नतीजा ये होता है कि उस सिस्टम में लोग आके ये लोग बिठा देते हैं, जैसे इस वक्त रानिल विक्रमसिंघे। अब वो देखिए, अगर वक्त है तो मैं आपको इलेबोरेट वो ये जरा अब मुख्तसर। एक एक मेंबर थे, हार गए थे बिल्कुल, एक नेशनल लिस्ट से बन के आए, उनको आपने गोटाबाया राजापक्षे ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर जिस तरह से बेगुरमती से वो गए हैं, निकलना कुल से आदम का
सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर फिर एक ऊंचे से हम निकले, जैसे गोटाबाया गए। और उसके बाद उनके बाद अब जैसे ही ये एक पार्टी का मेंबर, और वो भी पार्टी जीत के नहीं आई है, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर था, अब उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। अब उसके बाद जो पार्लियामेंट में एक नाटक किया गया, जो गोटाबाया के एमपीज थे उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया। तो मालूम ये हुआ कि जो गोटाबाया जो चले गए हैं उनकी हुकूमत यहाँ मौजूद है अभी। तो ये ट्रिक्स हैं जिसको कि हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ये नुकसानदेह है डेमोक्रेसी के लिए। और जहां जहां लोगों को ऊपर लाना बहुत जरूरी है। जी, आपने ये बहुत ही अहम बात की। मैं ताजा एक चीज इसमें ऐड कर दूं और तकरीबन हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों जब जो बाइडेन की सऊदी अरब विजिट होने वाली थी, उससे पहले कुछ इजरायली जर्नलिस्ट सऊदी अरब पहुंचे थे और उन्होंने ऐसी रिपोर्टें लिखी हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल में मैंने खुद देखी हैं, कि वो लोगों में मिक्स होकर के समझना चाह रहे थे कि वो इजराइल से ताल्लुकात पसंद करते हैं या नहीं सऊदी अरब के। तो ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने उनसे सही से बात भी नहीं की जब ये समझ लिया कि ये इजराइल के हैं, और कई लोगों ने उनसे बाकायदा अपनी मुखालिफत भी दर्ज कराई। और ये लोगों का साथ ना होना ही शायद सऊदी अरब को वो ऐलान करने से रोक रहा है कि इजराइल के साथ एकदम उसकी गोदी में ना जा करके बैठ जाएं। तो ये एक सूरत हाल है, और बादशाहतें मजबूत भी होती हैं लेकिन कमजोर भी हो जाती हैं जब कभी। सऊदी अरेबिया में जो लोगों की आवाज है वो वहाबी तंजीम के जरिए भी निकलती। जी, बिल्कुल वो भी होती है। वो अक्सर तो साथ रहते हैं लेकिन कभी कभी मुखालिफ भी हो जाते हैं एक दूसरे के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही कई इश्यूज पर अपनी बात रखी। कमाल खर्राजी का वो बयान जो न्यूक्लियर हथियार के बारे में उन्होंने कहा, उसके अलावा यमन के हालात, और जो बाइडेन की मिडिल ईस्ट विजिट, और पुतिन का तेहरान का दौरा, और कई अरब मुल्कों का ये कहना कि वो ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और इसके अलावा मक्का में इजरायली जर्नलिस्ट का पहुंचना, और उसके अलावा विलियम बर्न्स का बूढ़े होने की वजह बताना कि मैं थक गया, मैं बूढ़ा हो गया रूस और ईरान के साथ डिप्लोमेसी करने में। इस सब पर आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।